नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी काबुलीवाला लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। 5 बरस की मेरी छोटी लड़की मिनी थी। उससे क्षण भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 साल लगाया था। उसके बाद से जब तक वो जागती रहती है, उस समय का एक भी पल वो खामोश रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी मां कभी कभी धमकाकर उसका मुंह बंद करा देती, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी अगर खामोश रहे तो वो ऐसी अजीब सी लगती है कि मुझसे उसकी खामोशी ज्यादा देर तक सही नहीं जाती। सही कारण यही है कि उसके साथ मेरी बातचीत कुछ अधिक उत्साह के साथ चलती है। सवेरे मैं अपने उपन्यास का 17वां अध्याय लिखने ही जा रहा था कि मिनी ने आकर कहना शुरू कर दिया, बाबू, रामदयाल दरबान काका को कौआ कह रहा था। वो कुछ नहीं जानता, है ना बाबा? विश्व की भाषा की विभिन्नता के बारे में मैं उसे कुछ ज्ञान देने वाला ही था कि उसने दूसरी बात छेड़ दी। सुनो बाबू, भोला कह रहा था कि आसमान से हाथी सूंड से पानी बिखेरता है, तभी बारिश होती है। ओ मां, भोला झूठ-मूठ ही इतना बोलता है, बस बोलता ही रहता है, दिन रात बोलता रहता है। बाबू, इस बार में मेरी राय के लिए जरा सा भी इंतजार किए बिना वो चट से पूछ बैठी, क्यों बाबू, अम्मा तुम्हारी कौन लगती है? मैंने मन ही मन कहा, साली, और मुंह से कहा, मिनी, तू जाकर भोला के साथ खेल। मुझे अभी बहुत काम करना है। वो मेरी लिखने की मेज के पास मेरे पैर के निकट बैठ गई और दोनों घुटने और हाथ हिला हिलाकर फुर्ती से मुंह चलाते हुए रटने लगी, आगडम बगडम घोड़ा डम साजे। उस समय मेरे उपन्यास के 17वें अध्याय में प्रताप सिंह कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार की ऊंची खिड़की से नीचे नदी के पानी में कूद रहे थे। मेरा कमरा सड़क के किनारे था। यकाएक मिनी अड़ोबड़ो 3 तिलोड़ो खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़कर गई और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। गंदे से ढीले से कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, कंधे पर झोली लटकाए और हाथ में अंगूर की 2-4 पेटियां लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी बिटिया रानी के मन में कैसे भाव जगे होंगे, ये बताना टेढ़ी खीर है, पर वो जोर जोर से उसे पुकार रही थी। मैंने सोचा, अभी कंधे पर झोली लटकाए एक आफत मेरे सिर पर आ सवार होगी और मेरा 17वां अध्याय खत्म होने से रह जाएगा। लेकिन मिनी की पुकार पर जैसे ही काबुली ने हंसकर अपना चेहरा घुमाया और मेरे घर की ओर आने लगा, वैसे ही मिनी जान छुड़ाकर अंदर की ओर भागी और गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा जम गया था कि झोली ढूंढने पर मिनी जैसे और भी 2-4 जीवित इंसान मिल सकते हैं। काबुली ने आकर हंसते हुए सलाम किया और खड़ा रहा। मैंने सोचा, हालांकि प्रताप सिंह और कंचनमाला दोनों की दशा बड़ी मुसीबत में है, फिर भी इस आदमी को घर बुलाकर कुछ न खरीदना ठीक नहीं होगा। कुछ चीजें खरीदी। उसके बाद इधर उधर की चर्चा भी होने लगी। अब्दुल रहमान से रूस, अंग्रेज और सरहदी रक्षा नीति पर बातें होती रहीं। अंत में उठते समय उसने पूछा, बाबूजी, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मिनी के मन से बेकार का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुलवा लिया। वो मुझसे सटकर खड़ी हो गई। संदेह भरी नजर से वो काबुली का चेहरा और उसकी झोली की ओर देखती रही। काबुली ने झोली से किशमिश और खुबानी निकाल कर देना चाहा, पर उसने किसी तरह से नहीं लिया। दुगुने डर से वो मेरे घुटनों से चिपक गई। पहला परिचय कुछ इसी तरह हुआ। कुछ दिन के बाद एक सवेरे किसी आवश्यक काम से घर के बाहर निकला तो देखा, मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी बेहिचक बातें कर रही है। काबुली उसके पैर के पास मुस्कुराता हुआ सुन रहा है और बीच बीच में प्रसंग के अनुसार अपनी राय भी खिचड़ी भाषा में जाहिर कर रहा है। मिनी के 5 साल के उम्र के अनुभव में बाबू के अलावा ऐसा धैर्य रखने वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। फिर देखा, उसका छोटा सा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे ये सब क्यों दिया? ऐसा मत करना। इतना कहकर जेब से एक अठन्नी निकालकर मैंने उसे दे दी।
उसने बेझिझक अठन्नी लेकर झोली में डाल ली। घर लौटकर मैंने देखा उस अठन्नी को लेकर बड़ा होहल्ला शुरू हो चुका था। मिनी की मां एक सफेद चमचमाता गोलाकार पदार्थ हाथ में लेकर डांट कर मिनी से पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहां से मिली? मिनी ने कहा, काबुली वाला ने दी है। उसकी मां बोली, काबुली वाला से तूने अठन्नी ली क्यों? मिनी आंसुओं भरी आंखों से बोली, मैंने मांगी नहीं, उसने खुद ही दी। मैंने आकर मिनी को उस पास खड़ी मुसीबत से बचाया और बाहर ले आया। पता चला कि काबुली के साथ मिनी की ये दूसरी मुलाकात ही हो। ऐसी बात भी नहीं। इस बीच वो रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के मासूम लोभी हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी बंधाई बातें और परिहास होता रहता था। जैसे रहमान को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई उससे पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमान बेमतलब नाक सिकोड़ते हुए जवाब देता, हाथी। यानी उसकी झोली के भीतर हाथी है। यही उनके मजाक का सूक्ष्म सा अर्थ था। अर्थ बहुत ही सूक्ष्म हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस मजाक में दोनों को बड़ा मजा आता। सर्दियों की भोर में एक सयाने और एक कम उम्र की बच्ची की सरल हंसी मुझे भी बड़ी अच्छी लगती। उन दोनों में एक बात और चल रही थी। रहमान मिनी से कहता, खोखी, तू कभी ससुराल मत जाना। हां, बंगाली परिवार की लड़कियां बचपन से ही ससुराल शब्द की जानकार हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा आधुनिक होने के कारण मासूम बच्ची को ससुराल के बारे में सचेत नहीं किया था। इसलिए रहमान की बात का मतलब वो साफ साफ नहीं समझ पाती थी। लेकिन बात का कोई जवाब दिए बिना चुप रह जाना उसकी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। वो पलटकर रहमान से पूछ बैठती, तुम ससुराल जाओगे? रहमान का काल्पनिक ससुर के प्रति अपना बहुत बड़ा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को बहुत मारेगा। ये सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अजनबी प्राणी की दुर्दशा की कल्पना कर खूब हंसती। सर्दियों के सुहावने दिन थे। पुराने जमाने में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कहीं नहीं गया। शायद इसीलिए मेरा मन दुनिया भर में घुमा करता है, जैसे मैं अपने घर के ही कोने में हमेशा से बसा हुआ हूं। बाहर की दुनिया के लिए मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। किसी देश का नाम सुनते ही मन वहां दौड़ पड़ता है। किसी विदेशी को देखते ही मेरा मन फौरन नदी, पहाड़ और जंगल के बीच एक कुटिया का दृश्य देख रहा होता है। उल्लास से भरे स्वतंत्र जीवन का एक चित्र कल्पना में जाग उठता है। इधर मैं भी इतना सुस्त प्रकृति यानी कि किताबी किस्म का हूं कि अपना घर छोड़कर जरा बाहर निकलने में ही कष्ट अनुभव होने लगता है। इसीलिए सवेरे अपने छोटे कमरे में मेज के सामने बैठकर काबुली से गप लड़ाकर बहुत कुछ सैर सपाटे का उद्देश्य पूरा कर लिया करता हूं। दोनों ओर उबड़ खाबड़, दुर्गम, जले हुए लाल लाल ऊंचे पहाड़ों की माला, बीच में पतले रेगिस्तानी रास्ते और उन पर मुसाफिरों से लदे ऊंटों के काफिले चले जा रहे हैं। किसी के हाथ में बर्छी है तो किसी के हाथ में पुराने जमाने की चकमक पत्थर से दागी जाने वाली बंदूक। काबुली अपने बादल गर्जन से स्वर में, खिचड़ी भाषा में अपने वतन के बारे में सुनाता रहता और ये चित्र मेरी आंखों के सामने काफिले के समान गुजरता चला जाता। मिनी की मां बड़ी ही वहमी आदत की है। रास्ते पर कोई आहट होते ही उन्हें लगता कि दुनिया भर के शराबी मतवाले हमारे ही घर की ओर भागते चले आ रहे हैं। ये दुनिया हर कहीं चोड़ाकू, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, सुअर, तिलचट्टों और गोरों से भरी हुई है। यही उनका ख्याल है। इतने दिन से दुनिया में रहने के बावजूद उनके मन से ये भय दूर नहीं हुआ। खासतौर से रहमान काबुली के बारे में वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उस पर खास नजर रखने के लिए वो मुझसे बार बार प्रार्थना करती थी। मैं उनके संदेह को हंसकर उड़ा देने की कोशिश करता तो वो मुझसे एक एक कर कई सवाल पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलामी प्रथा अभी भी चालू नहीं है? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए क्या एक छोटे से बच्चे को चुरा कर ले जाना बिल्कुल मामूली सी बात नहीं है?
मुझे मानना पड़ा कि ये बात बिल्कुल असंभव तो नहीं, पर यकीन करने योग्य भी नहीं है। विश्वास करने की शक्ति हर एक में समान नहीं होती। इसीलिए मेरी पत्नी के मन में डर बना ही रह गया। लेकिन सिर्फ इसीलिए बिना किसी दोष के रहमान को अपने घर में आने से मैं मना नहीं कर सका। हर साल माघ के महीने में रहमान अपने देश चला जाता है। इस समय वो अपने रुपयों की वसूली में बुरी तरह फंसा रहता है। घर घर दौड़ना पड़ता है, फिर भी वो एक बार मिनी से आकर मिल ही जाता है। देखने में लगता है जैसे दोनों में कोई साजिश चल रही हो। जिस दिन सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखता कि वो शाम को जरूर आता है। अंधेरे कमरे के कोने में उस ढीला ढाला कुर्ता पायजामा पहने झोली झिंगोली वाले लंबे तिरंगे आदमी को देखकर सचमुच मन में अचानक एक भय सा लगता है। लेकिन जब मैं देखता कि मिनी काबुली वाला कहकर हंसते हंसते दौड़ती चली आती और अलग अलग उम्र के दो मित्रों में पुराना सहज मजाक चलने लगता है, तो मेरा हृदय खुशी से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा अपनी किताब के प्रूफ देख रहा था। सर्दियों के दिन खत्म होने से पहले आज 2-3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। खिड़कियों के रास्ते धूप आकर मेज के नीचे मेरे पैरों पर पड़ रही थी। ये धूप मुझे बड़ी सुहावनी लग रही थी। सुबह के करीब 8 बजे होंगे। गुलबंद लपेटे सवेरे सैर को निकलने वाले लोग अपनी सैर समाप्त कर घर लौट रहे थे। इसी वक्त सड़क पर बड़ा शोरगुल सुनाई पड़ा। देखा, हमारे रहमान को 2 सिपाही बांधे चले आ रहे हैं और उसके पीछे पीछे तमाशबीन लड़कों का झुंड चला आ रहा है। रहमान के कपड़ों पर खून के दाग है और एक सिपाही के हाथ में खून से रंगा हुआ छुरा है। मैंने दरवाजे से बाहर जाकर सिपाहियों से पूछा कि मामला क्या है। कुछ उस सिपाही से और कुछ रहमान से सुना कि हमारे पड़ोस में एक आदमी ने रहमान से उधार में एक रामपुरी चादर खरीदी थी। कुछ रुपए अब भी उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से वो साफ मुकर गया। इसी पर बहस होते होते रहमान ने उसे छुरा भोंक दिया। रहमान उस झूठे आदमी के प्रति तरह की गंदी गालियां बक रहा था कि इतने में काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। क्षण भर में रहमान का चेहरा उगलती आग को त्याग कर उजली हंसी से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के बारे में पुरानी बहस न छिड़ सकी। मिनी आते ही एकाएक उससे पूछ बैठी, तुम ससुराल जाओगे? रहमान ने हंसकर कहा, वहां तो जा रहा हूं। उसे लगा उसके इस जवाब से मिनी मुस्कराई नहीं। तब उसने हाथ दिखाते हुए कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। संगीन चोट पहुंचाने के जुर्म में रहमान को कई वर्ष की कैद की सजा हो गई। उसके बारे में मैं धीरे धीरे भूल ही गया। चंचल हृदय मिनी का बर्ताव तो और भी शर्मनाक था। उसने बड़े ही बेलौज ढंग से अपने पुराने मित्र को भुलाकर पहले तो नबी सईस के साथ दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, दोस्तों के बदले सहेलियां जुटने लगी। यहां तक कि अब वो अपने बाबू के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखाई देती। काफी साल बीत गए। फिर शरद ऋतु का मौसम आ गया। मेरी मिनी की शादी तय हो गई। दुर्गा पूजा की छुट्टी में ही ब्याह हो जाएगा। आज सवेरे सूर्योदय बहुत ही मन लुभाने वाला हुआ है। कलकत्ता की गलियों में भी सूर्य की चमक ने एक अनोखी सुंदरता बिखेर दी है। हमारे घर पर सवेरा होने से पहले से ही शहनाई बज रही है। मुझे लग रहा है जैसे वो शहनाई मेरे हृदय की पसलियों के भीतर रोती हुई बज रही हो। आज मेरी मिनी का ब्याह है। सवेरे से ही बड़ी चहल पहल है। मैं अपने कमरे में बैठा खर्च का हिसाब लिख रहा था कि रहमान आकर सलाम करते हुए खड़ा हो गया। शुरू में तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास वो झोली नहीं थी, न लंबे बाल थे और न चेहरे पर वैसी चमक। आखिर उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं उसे पहचान गया। क्यों रहमान, कब आए? मैंने पूछा। उसने कहा, कल शाम ही जेल से छूटा हूं। ये बात मेरे कानों में जोर से टकराई। मेरी इच्छा होने लगी कि आज इस शुभ दिन पर यह व्यक्ति यहां से चला जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे यहां एक जरूरी काम है, आज तुम जाओ। मेरी बात सुनते ही
वो उसी क्षण जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर दरवाजे के पास खड़ा होकर संकोच से बोला, एक बार खोखी को देख नहीं सकता क्या? शायद उसके मन में यही विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही छोटी बच्ची है। वह एक पेटी अंगूर और कागज के दोने में थोड़ा किशमिश बादाम मांग कर लाया था। मैंने कहा, आज घर पर काम है, आज किसी से मुलाकात नहीं हो सकेगी। वो उदास होकर सलाम बाबू कहकर बाहर निकलने लगा। मेरे हृदय में टीस उठी। मैंने उसे बुलाया। नजदीक आकर उसने कहा, ये अंगूर किशमिश खोखी के लिए ले आया हूं, उसे दे दीजिएगा। मैंने दाम देना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, जैसी तुम्हारी लड़की है बाबू, वैसी मेरी भी एक लड़की मेरे देश में है। मैं उसकी याद में तुम्हारी खोखी के लिए थोड़ा मेवा ले आता था। मैं यहां सौदा बेचने नहीं आया। इतना कहकर उसने अपने कुर्ते के अंदर से एक मैला सा कागज निकाला और मेज पर फैला दिया। मैंने देखा, कागज पर एक नन्हे से हाथ के पंजे की छाप थी। बेटी की इस नन्ही सी याद को छाती से लगाए रहमान हर साल कलकत्ता की गलियों में मेवा बेचने आता था। देखकर मेरी आंखें भर आई। मैं भूल गया कि वो एक काबुली मेवा वाला है और मैं एक ऊंचे घराने का बंगाली। मैंने अनुभव किया कि वह भी एक बाप है और मैं भी। मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलवाया। ब्याह की लाल बनारसी साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए दुल्हन बनी मिनी शर्म से भरी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली पहले तो सक्का गया, अंत में हंसकर बोला, खोखी, तुम ससुराल जाओगे? मिनी अब ससुराल शब्द का मतलब अच्छी तरह समझती थी। वो शर्म से लाल हो मुंह फेरकर खड़ी हो गई। काबुली वाला वही जमीन पर बैठ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी बेटी भी इस बीच इतनी ही बड़ी हो गई होगी। वो उसे फिर से पुराने रूप में नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में न जाने उसका क्या हुआ होगा। सवेरे की सुहावनी धूप में शहनाई बज रही थी और रहमान अफगानिस्तान के सूखे पहाड़ों के दृश्य देखने लगा। मैंने उसे एक बड़ा नोट निकाल कर दिया और कहा, रहमान, तुम अपने देश अपनी बेटी के पास जाओ। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी का कल्याण होगा। ये रुपया देने के कारण मुझे विवाह के समारोह में कुछ कटौती करनी पड़ी। मैं वैसी रोशनी और बैंड का इंतजाम नहीं कर सका जैसा चाहता था, लेकिन मंगल ज्योति से मेरा ये शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।